प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 भारत में संसाधन नामक पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए इसमें सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहले हम सही विकल्प चुनकर लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन होता है। पहला केरल में, दूसरा तमिलनाडु में, तीसरा असम में और चौथा कर्नाटक में। इसका सही उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध है। विकल्प 1 दिया हुआ है फल उत्पादन से, विकल्प 2 मछली उत्पादन से, विकल्प 3 भेड़ पालन से और विकल्प 4 दुग्ध उत्पादन से। यहाँ पर मछली उत्पादन सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न है, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। विकल्प 1 दिया हुआ है हेमेटाइट, 2 मैग्नेटाइट, 3 सिडेराइट और 4 बॉक्साइट। यहाँ पर सही उत्तर हम लिखेंगे बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। विकल्प 1 लोहा, 2 अभ्रक, 3 सोना और 4 हीरा। इसका सही उत्तर है हीरा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, पीत क्रांति का संबंध रिक्त स्थान से है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन से है, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति द्वारा भारत में रिक्त स्थान को बढ़ावा मिला है। यहाँ पर हम लिखेंगे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। तीसरा प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य रिक्त स्थान है। आप सभी लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, अतः हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य रिक्त स्थान है। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, इसलिए हम यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर अ और ब 2 कॉलम दिए हुए हैं। अ में पहला दिया हुआ है मक्का, दूसरा चाय, तीसरा कपास, चौथा चावल और 5 तंबाकू। ब के विकल्प दिए हुए हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और असम। अब इसका सही मिलान इस तरह से हम करेंगे। मक्का सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादित होती है, तो हम मक्का के सामने उत्तर प्रदेश लिखेंगे। चाय का उत्पादन असम में होता है, तो चाय के आगे असम लिखेंगे। कपास महाराष्ट्र, चावल पश्चिम बंगाल और तंबाकू के सामने आंध्र प्रदेश लिखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पश्चात हम लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है। खरीफ तथा रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा इस प्रश्न को परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, रबी और खरीफ की फसलों में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। खाद्यान्न फसलों में अनाज व दालें सम्मिलित हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर जिसे कि तुअर भी कहा जाता है, तथा अन्य दालें खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। इसी के साथ हमें रबी और खरीफ की फसलों में भी अंतर लिखना है। हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ खरीफ लिखेंगे और दूसरी तरफ रबी। खरीफ की तरफ पहला बिंदु लिखेंगे, यह फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। रबी की तरफ पहला बिंदु, यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के आरंभ होने पर बोई जाती है। खरीफ की तरफ दूसरा बिंदु है, इसकी प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास,
पटसन और मूंगफली आदि है। रबी की तरफ दूसरा बिंदु लिखेंगे। इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों और अलसी जैसे तेल निकालने के बीज आदि हैं। खरीफ की तरफ तीसरा बिंदु है। इन फसलों के पकने में कम समय लगता है, जबकि रबी की तरफ तीसरा बिंदु है। इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। खरीफ की तरफ चौथा बिंदु है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। रबी की तरफ चौथा बिंदु, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। खरीफ की तरफ पांचवा बिंदु है। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, जबकि रबी की तरफ पांचवा बिंदु है। ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। लघु उत्तरी प्रश्न का अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे हम इस तरह। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गेहूं तथा चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की देन है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति तथा पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। श्वेत क्रांति और पीत क्रांति के अंतर के लिए हम दो कॉलम बना लेंगे। एक तरफ हम श्वेत क्रांति लिखेंगे और दूसरी तरफ पीत क्रांति के बिंदुओं को लिखेंगे। श्वेत क्रांति का पहला बिंदु है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, जबकि पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से है। श्वेत क्रांति की तरफ दूसरा बिंदु है, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, जबकि पीत क्रांति के दूसरे बिंदु में हम लिखेंगे इसे पीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति का तीसरा बिंदु है, श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, जबकि पीत क्रांति का तीसरा बिंदु है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पीली क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति का चौथा बिंदु, सरकार द्वारा इस क्रांति के अंतर्गत विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया जाता है जो अधिक दूध देती हैं। जबकि पीत क्रांति की तरफ हम चौथा बिंदु लिखेंगे। 1987-88 में भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की। साथ ही सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की और किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराकर देश की तिलहन उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न, औषधीय उद्यान विधि के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? अथवा ये प्रश्न परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, औषधीय उद्यान विधि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों का उत्पादन संभव है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही आएगा। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। औषधीय उद्यान विधि के घटक निम्नलिखित हैं। इसमें पहला घटक फल है। भारत में उष्णकटिबंधीय फलों के अंतर्गत आम, केला, नींबू, अनन्नास, पपीता, अमरूद, चीकू, लीची, अंगूर तथा शीतोष्णकटिबंधीय फलों में सेब, आड़ू, नाशपाती, खुबानी, बादाम, अखरोट और शुष्क क्षेत्र के फलों में आंवला, बेर, अनार, अंजीर का उत्पादन होता है। इसका दूसरा घटक है सब्जियां। सब्जियों की पैदावार में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां टमाटर, प्याज, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, आलू, खीरा है। तीसरा घटक फूल है। गुलाब, ग्लेंडियोला, ट्यूबरोज, कोसादा प्रमुख फूल हैं। इनकी खेती भारत में परंपरागत ढंग से हो रही है। अगला घटक मसाले हैं। भारत मसालों का घर कहा जाता है। यहाँ काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च के साथ साथ बीज वाले मसालों का भी उत्पादन होता है। पांचवा घटक औषधीय व सुगंधित पौधे हैं। इसके अंतर्गत लगभग 2000 देशीय प्रजातियों को औषधि के रूप में एवं 1300 प्रजातियों को सुगंधित एवं महक देने वाले पौधों के रूप में चिन्हित किया गया है।
5वां प्रश्न, उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान बताइए। इस प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे। उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, कलम बैंक स्थापित करने सहित पर्याप्त गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन और पूर्ति की क्षमता बढ़ाना। दूसरा, बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। तीसरा, मिट्टी एवं पत्तियों के निरीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं, पौधशालाएं, पाली हाउस, ग्रीन हाउस की सुविधाएं बढ़ाना। चौथा बिंदु, निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना। पांचवा, विपणन एवं निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करना। अगला प्रश्न, खनिज पदार्थ का क्या महत्व है? आप सभी लोग जानते होंगे कि धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत से पदार्थ निकाले जाते हैं। इन्हीं पदार्थों को खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थों का महत्व इस तरह से है। औद्योगिक विकास का आधार खनिज है। यातायात के सभी साधन, मशीनें, उपकरण, कृषि यंत्र, पेट्रोलियम से बने पदार्थ, सोना, चांदी व हीरे से बने आभूषण आदि हमें खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। लोहा और कोयला दो ऐसे खनिज हैं जिनके बिना औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है। खनिजों का शक्ति के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका विकास किए बिना कोई भी देश या क्षेत्र आर्थिक और औद्योगिक प्रगति नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है कि खनिजों का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों से संबंध जुड़ा है। अगला प्रश्न, धातु के आधार पर खनिज पदार्थ के कौन कौन से प्रकार हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, बेरिल आदि लौह वस्तुएं हैं। अलोह धातुएं जिनमें तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टीन, जस्ता एवं बॉक्साइट आदि आते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे। भूगर्भ से प्राप्त होने वाले खनिजों में लौह अयस्क सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज है। यह धरातल में सुलभ और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खनिज है। विकास में लोहे का महत्वपूर्ण योगदान है। यह केवल औद्योगिक ढांचे की रीढ़ ही नहीं बल्कि आधुनिक युग के प्रत्येक क्षेत्र की आधारशिला है। वर्तमान में मनुष्य के उपयोग में आने वाली छोटी छोटी वस्तुएं जैसे सुई, ब्लेड, आलपिन, चाकू आदि से लेकर विशाल मशीनें, ट्रैक्टर, मोटर, वायुयान, रेल, अस्त्र शस्त्र आदि सभी वस्तुओं का निर्माण लोहे से होता है। लोहे का प्रयोग भवन बनाने, कारखानों का निर्माण करने, वस्त्र बनाने आदि अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। मानव जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन को सुखमय बनाने में लौह अयस्क का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि लोहे का अभाव होता तो आज आर्थिक प्रगति एवं औद्योगिक विकास बिल्कुल संभव नहीं होता। अतः वर्तमान युग में लौह अयस्क विकास का जन्मदाता है। लघु उत्तरी प्रश्नों के पश्चात आइए हम कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान हमें हमारी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 18 और 19 पर मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख कृषि उपजों का वर्णन करते हुए कृषि विकास हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हमें सबसे पहले प्रमुख कृषि उपजें लिखना है और उसके बाद सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करना है। भारत की प्रमुख कृषि उपज हमें हमारी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 पर दी हुई हैं। हम वहाँ से इसे लिख लेंगे। और कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास हमें हमारी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 23 और 24 से मिल जाएंगे, अतः हम उन्हें वहाँ से लिख लेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, भारत में लोहा या मैग्नीज उत्पाद क्षेत्रों के वितरण का वर्णन कीजिए।
अथवा यह प्रश्न परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में लोहा उत्पादक क्षेत्रों के वितरण का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 और 32 पर प्राप्त हो जाएगा। पृष्ठ क्रमांक 31 से हम लौह अयस्क के प्रकार और भारत में लौह अयस्क के क्षेत्र तथा पृष्ठ क्रमांक 32 से मैग्नीज अयस्क के क्षेत्रों को लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का चौथा प्रश्न है, जड़ी बूटियों के औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए। जड़ी बूटियों के औषधीय उपयोग को हम हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 26, 27 और 28 से लिख लेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहते हैं, समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से इतना अधिक धनी है कि उसे विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पाया जाता है। यह क्षेत्र बिहार राज्य के दक्षिणी भाग, यह भाग वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, जो भारत के लगभग मध्य भाग में है। छोटा नागपुर का संपूर्ण पठार प्राचीन कठोर शिलाओं का होने से यह अनेक प्रकार के धात्विक खनिजों का भंडार है। बिहार और उड़ीसा में लौह अयस्क की खदानें हैं। इसके अलावा यहाँ मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, क्रोमाइट तथा चूने का पत्थर आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का खनिज हृदय प्रदेश भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे के उपयोग पर प्रकाश डालते हुए भारत में लोहा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हमको हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 29 और पृष्ठ क्रमांक 31 पर मिल जाएगा, अतः हम उसे वहाँ से लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, अभ्रक का क्या उपयोग है, भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, अथवा यह प्रश्न परीक्षा में इस तरह भी पूछा जा सकता है, अभ्रक के कोई 2 उपयोग लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 32 पर मिल जाएगा। हम इसे यहाँ से लिख लेंगे। इन उत्तरों पर बात करने के पश्चात हम कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर नज़र डालेंगे, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास वाले प्रश्नों में नहीं दिए हुए हैं। इनमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, मूंगफली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। विकल्प 1 प्रथम, 2 द्वितीय, 3 तृतीय और 4 पांचवा दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर है प्रथम। अगला प्रश्न है, उद्यानिकी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। विकल्प 1 1999, 2 2002, 3 2005 और 4 2006 में। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 2005 में। तीसरा प्रश्न है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। विकल्प 1 अभ्रक को, 2 मैग्नीज को, 3 लौह अयस्क को, 4 कोयले को। इसका सही उत्तर है मैग्नीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है। विकल्प 1 प्रथम, दूसरा विकल्प द्वितीय, तीसरा तृतीय और चौथा विकल्प है पांचवा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है तृतीय। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ हुआ। हमें पहला विकल्प दिया हुआ है असम, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात और चौथा कर्नाटक। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि असम के डिगबोई से सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन आरंभ हुआ, तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा असम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम, जिसे कि NTPC भी कहा जाता है, की स्थापना हुई। विकल्प 1 वर्ष 1970 में, दूसरा विकल्प वर्ष 1972 में, तीसरा वर्ष 1974 में और चौथा विकल्प वर्ष 1975 में। इसका सही उत्तर है वर्ष 1975। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में एकमात्र तेल शोधकशाला रिक्त स्थान में थी।
इसका सही उत्तर है डिगबोई। अगला प्रश्न, भारत में पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र रिक्त स्थान नामक स्थान पर स्थापित किया गया। यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे शिव समुद्रम, जो कि कर्नाटक में है। तीसरा प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध रिक्त स्थान से है। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कृषि उत्पादन आएगा। अगला प्रश्न, सत्य असत्य बताइए। इसमें पहला है, विश्व में कुल क्षेत्रफल का 11% भाग ही कृषि योग्य है। सत्य है, सत्य आएगा यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय कृषि में देश की लगभग 1/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। असत्य। हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय कृषि में देश की 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है, इसलिए यह असत्य है। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है। आप सभी जानते हैं, सत्य है इसका उत्तर, यह सत्य है। चौथा प्रश्न है, बायोमास ऊर्जा गैस एवं विद्युत दोनों रूपों में प्राप्त की जाती है। इसका उत्तर आएगा सत्य। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका सही उत्तर है प्रथम। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई। इसका उत्तर आएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ऊर्जा के स्रोतों में हम लिखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। अगला प्रश्न, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस अयस्क को कहते हैं। अभी हमने देखा था मैग्नीज को कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नीज। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने आणविक शक्ति विभाग की स्थापना किस वर्ष में की। इसका उत्तर आएगा 1954। हम यहाँ पर लिखेंगे 1954। सही जोड़ी का मिलान करना है। विकल्प क में दिया हुआ है डिगबोई, रबर, मछली पालन और मैग्नीज, जबकि कॉलम ख में दिया हुआ है केरल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, असम और नीली क्रांति। अब हम इनके सही उत्तर इस तरह से लिखेंगे, डिगबोई के सामने हम असम लिखेंगे, रबर को हम केरल से मिलाएंगे, मछली पालन नीली क्रांति से और मैग्नीज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स से मिलान करेंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रबी की फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि, जबकि खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास, पटसन, तिल्ली, मूंगफली आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति क्या है। गुलाबी क्रांति का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों, जिसमें सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरा, नींबू, नाशपाती, आलूचे, खुबानी, बादाम की खेती को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसे ही गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए। ऊर्जा के परंपरागत साधनों में आप सभी जानते हैं, जैसे कि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत आएगा, जबकि गैर परंपरागत साधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि है। अगला प्रश्न, भारत के 4 परमाणु बिजली घरों के नाम बताइए और उनमें से प्रत्येक किस राज्य में स्थित है, यह भी हमें बताना है। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, तारापुर महाराष्ट्र में, कोटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में और नरोरा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नगद तथा व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। इसका उत्तर है, नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। इनमें कपास, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि आते हैं। अब हम कुछ लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। लघु उत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, उन्नत बीजों एवं वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग, रासायनिक खादों व उर्वरकों का प्रयोग करना, अधिक कृषि उपज देने वाली फसलों को बोया जाना,
पौध तथा भू संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना, कृषि संबंधी अनुसंधानों तथा शिक्षा की व्यवस्था करना, सघन खेती के कार्यक्रमों को अपनाना। अगला प्रश्न है, तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए और उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। तांबा एक धात्विक खनिज है। इसके अनेक उपयोग हैं। यह अलोह खनिजों की श्रेणी में अति मूल्यवान धातु है। यह विद्युत का सुचालक है। इसके अलावा मूर्ति बनाने, बर्तन और सजावट के सामान में भी इस धातु का उपयोग किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हम इस तरह से लिखेंगे। भारत तांबा उत्पादन में अधिक धनी नहीं है। प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण तांबा अयस्क का भंडार सिंहभूमि जिला झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, झुंझुनू और अलवर राजस्थान में है। इसके अलावा तांबा अयस्क के कुछ छोटे भंडार आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट का उपयोग बताते हुए उसके वितरण पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। बॉक्साइट एक अधातु खनिज है। इससे एल्यूमिनियम तैयार होता है। विश्व के भंडार में भारत का स्थान प्रमुख है, परंतु उत्पादन में देश का स्थान नवा है। भारत में बॉक्साइट झारखंड के रांची और पलामू, मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर व मंडला, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, ठाणे, बीड़, रत्नागिरी, सतारा व कोलाबा में और तमिलनाडु के सलेम, उत्तर प्रदेश के बांदा तथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मिलता है। अगला प्रश्न, खनिज पदार्थ का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। खनिज प्रकृति की अनुपम देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं। उनकी मात्रा सीमित है। मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बाध रूप से कर रहा है। इससे खनिजों की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी अधिक बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। खनिज पदार्थों के असंयमित दोहन से प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ा है। वहीं उसके अत्यधिक उपयोग से वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए खनिज पदार्थों को भावी पीढ़ियों के उपयोग हेतु संरक्षण की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों के संरक्षण के उपाय लिखिए। इस प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे। खनिज पदार्थों के संरक्षण के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, प्रत्येक राष्ट्र को यह समझना चाहिए कि प्रकृति की यह संपदा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए आर्थिक विकास की दौड़ में खनिज पदार्थों का दोहन सीमित कर दें, जिससे मानव व प्रकृति का संतुलन बना रहे। प्रतिस्पर्धा के कारण मानवीय गुणों का हास्य न हो। विश्व बंधुत्व की भावना रखकर हर देश खनिजों के वैकल्पिक साधन तलाशे। दूसरा, वातावरण प्रदूषित करने वाले पदार्थों का उपयोग बंद किया जाना चाहिए। तीसरा, खनिज पदार्थों के विकल्प की खोज की जानी चाहिए। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रत्येक राष्ट्र द्वारा खनिज पदार्थों के दोहन व उपयोग पर निगरानी रखे। मैं आशा करती हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी नोटबुक में लिखने के साथ ही परीक्षा की दृष्टि से इनका अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद।